अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान जो तीन टी20 मैचेस की सीरीज़ हो रही है आयरलैंड में। उसका पहला मैच परसों हुआ, उस पर इतनी बात नहीं हो सकी पहले, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर आज जो दूसरा टी20 मैच है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ऑल इम्पोर्टेंट मैच है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड, पाकिस्तान की जो पीछे न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ हुई और दीगर मोड्स पे भी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो पहले मैच की बात अगर कर लें, पाकिस्तान को आयरलैंड के हाथों 5 विकेट से शिकस्त हुई। ये वही आयरलैंड की टीम है जो अपने होम ग्राउंड पे किसी भी बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन को टी20 सीरीज में नहीं हरा सकी। इवन एक टी20 मैच भी शायद नहीं हराया होगा उन्होंने। और पाकिस्तान आयरलैंड के हाथ घर जाके उन्हीं के हाथों हार गया और जिससे पता चल रहा है कि क्या प्रेपरेशन है उनकी। प्रेपरेशंस की कली खुल गई है पाकिस्तान की टीम की। सब ने देखे कि जिस तरह की पैथेटिक बैटिंग की और पैथेटिक बॉलिंग हुई और फील्डिंग तो हमेशा से ही पाकिस्तान की ऐसी रही है। और कैप्टनसी पे भी बड़ी बात होती है बाबर आजम की। बहुत से लोग बहुत अनफेयरली उसकी कैप्टनसी को बड़ा हाईली रिगार्ड करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो अगरचे विन रेशो बाबर आजम की बहुत अच्छी है एज ए कैप्टन, बट उसमें टीम की बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस का हाथ है। बाबर आजम की अगर सोल कैप्टनसी की बात करें तो वो बड़ी मीडियोकर और ब्लो पार है। और इस मैच में भी इस तरह की चीज़ें नजर आई। एक तो पिछले कुछ अरसे से कॉम्बिनेशंस की बड़ी बात हो रही है कि कॉम्बिनेशंस अपनाए जा रहे हैं। बाकी टीमों ने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हुए हैं और यहाँ पे अभी तक हमने कॉम्बिनेशन सेट करने में लगे हुए हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारे ओपनर्स कौन होंगे वर्ल्ड कप में। नंबर 3 पे कौन खेलेगा, मिडल ऑर्डर में और कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। आजम खान को मौका दिया जा रहा, मुसलसल वो इंतहाई मायूस कर रहे हैं। बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंसेज हैं। जितने वो बल किया उनको तो एक स्पोर्ट्समैन को कहीं से क्रिकेटर लगते नहीं है। तो इस फिजिक और इस फिटनेस के साथ आजम खान तो फिलहाल पाकिस्तान के लिए खेलना डिजर्व नहीं करते। अगरचे वो बड़े टैलेंटेड बैट्समैन है, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, लेकिन जब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दिया जाता है तो वो बुरी तरह नाकाम रहते हैं। हर तरह की कंडीशन में उनको मौका मिला है। अभी तक 9 मैचेस खेले और उन्होंने 50 रन भी नहीं किए मिला के 9 इनिंग्स में। और उनकी जो विकेट कीपिंग है, इस बल की होने के साथ साथ उनकी जितने वो बल किए हैं इस हिसाब से वो जायल विकेट कीपर भी नहीं है, तो फील्डिंग वो कहीं और कर नहीं सकते। बैटिंग की बात करें तो सिर्फ चौके छक्के मारना ही टी20 क्रिकेट नहीं है। आपको भाग कर सिंगल्स डबल्स लेने पड़ते हैं, जिसके लिए वो इतने केपेबल दिखाई देते नहीं इस फिटनेस के साथ। तो मेरा ख्याल है कि उनको खिला के अभी ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बल्कि आजम खान के साथ बेइज्जती की जा रही है। इस तरह उस्मान खान का बड़ा अजीबोगरीब मामला, उसको पहले पाकिस्तान के लिए खिलाया गया लाया गया, अब उसको ड्रॉप कर दिया गया। अब पता नहीं वो पाकिस्तान के प्लान्स में होते हैं वर्ल्ड कप के नहीं होते। इसी तरह फ़खर जमान की परफॉर्मेंस में भी कोई तसलसल नहीं है। ओपनिंग जोड़ियाँ हमने कई आजमा ली। अब पिछले कुछ अरसे से बाबर आजम और साइम अयूब, और कल पिछले मैच में मोहम्मद रिजवान को मौका मिला साइम अयूब के साथ। साइम अयूब का भी यही प्रॉब्लम है कि वो उनको 16-17 टी20 मैचेस खेलने को अब तक मिल चुके हैं, लेकिन एक भी 15 के क्रेडिट पे नहीं है। और स्ट्राइक रेट भी जिसकी बहुत बात की जाती है वो भी हार्डली 130 है, जो कि किसी तरह भी उस तरह के अटैकिंग बैट्समैन के लिए जिस तरह साइम अयूब है शायान शान नहीं है। थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। हमेशा कहा जाता है कि हमारे बॉलर्स वर्ल्ड क्लास हैं और उनको 160, 70, 180 का टारगेट भी मिले तो आराम से चेस डिफेंड कर लेंगे। माजी में बिल्कुल ऐसा होता रहा है, लेकिन कल के अगर मैच की स्पेसिफिकली परसों के मैच की बात करें तो 182 रन का टारगेट मिला पाकिस्तान को। अगरचे ये भी ब्लो पार टारगेट था, जहाँ दूसरी टीमें 200 प्लस पे जा रही हैं, वहाँ पाकिस्तान की टीम हार्डली। जब कप्तान की सोच ये हो, टॉस के बाद कप्तान बात ही ये करे कि जी हम 170, 180 का टारगेट सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो 170-80 तक ही पहुंचेगा, जो कि आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में टी20 में कहीं से भी इसकी गारंटी नहीं है कि ये विनिंग स्कोर है। आपको 200, 220 का सोचना पड़ेगा और बनाने पड़ेंगे अगर आपने मैचेस जीतने हैं कंसिस्टेंटली और अच्छी टीमों के खिलाफ। इवन आयरलैंड ने जिस आसानी के साथ 182 रन का टारगेट चेस किया, उसने हमारी बैटिंग का तो पता ही है सबको क्या सूरत हाल। बॉलिंग पे हमें बड़ा नाज है, वो बॉलिंग के भी कली खोल दिया। गच्चे आयरलैंड की इस बैटिंग लाइन के खिलाफ पाकिस्तान को, जो कि अपने आप को पाकिस्तान बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलिंग
समझते हैं पाकिस्तानी कप्तान भी और बाकी लोग भी कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग अटैक नामों से नहीं बनता, परफॉर्मेंस से बनता है। और इस मैच में जिस तरह के हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस रही सबने वो देखी, और एक मैच जो पाकिस्तान को 180 पे भी जीतना चाहिए था, पाकिस्तान ने इन द एंड 5 विकेटों से इस मैच को हारा। और शादाब खान जिसके पे बड़ी बात की जाती है उसके अराउंड एबिलिटीज़ पे, लेकिन बदकिस्मती से ना तो वो बैट के साथ उस तरह से परफॉर्म करता है, चले बैट के साथ फिर भी वो कुछ ना कुछ परफॉर्म ज़रूर कर लेता है, लेकिन विद द बॉल उसकी परफॉर्मेंस बहुत पैथेटिक है। और आपको एक ना एक प्रॉपर लेग स्पिनर खिलाना ही पड़ेगा। हमारे पास शादाब से बेहतर 4-5 लेग स्पिनर्स हैं, इवन इब्रार अहमद की आप बात कर लें, उसके अलावा जाहिद महमूद हैं, उसके अलावा उसके आरिफ याकूब हैं, उस्मान कादिर हैं, उसामा मीर हैं जो कि PSL के लीडिंग विकेट टेकर थे, और न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग की थी। टॉल स्पिनर है, उनको बाउंस मिलता है विकेट से, और वो प्रॉपर स्पिनर है। हमें बजाय टिट्स एंड बिट्स की बजाय अहमद वसीम और शादाब खान जैसे ऑलराउंडर्स की बजाय एक प्रॉपर लेग स्पिनर खिलाना ही पड़ेगा जो कि जनरल विकेट टेकर हो और मिडल ओवर्स में विकेट्स हासिल करता हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब मज़ीद क्या बात करें, पाकिस्तान का दूसरा मैच अब आज है, पाकिस्तान को सीरीज बचाने के लाले पड़ गए हैं। एक ऐसी टीम जिसके खिलाफ जाने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान आयरलैंड से जाते साथ ही हार जाएगा, और इवन दूसरे मैच और तीसरे मैच में उसको जीतने के लाले पड़े होंगे सीरीज बचाने के लिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से बहुत बेहतर है ऑन पेपर भी और एक्सपीरियंस के लिहाज से भी, लेकिन जिस तरह की पैथेटिक बॉलिंग बैटिंग और इनडिसिप्लिन फील्डिंग पाकिस्तान ने की, अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो आई एम अफ्रेड कि पाकिस्तान ये सीरीज़ हार ही ना जाए कहीं। तो पाकिस्तान को तीनों शोबों में बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है, और एक दो चेंजेस करने की भी ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर आज़म खान और शादाब खान को रिप्लेस ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ नसीम शाह, उसकी परफॉर्मेंस T20 क्रिकेट में पिछले 1 आध साल में बड़ी ऑर्डिनरी रही है। न सिर्फ ये कि वो विकेट्स नहीं हासिल कर पा रहे, बल्कि वो रन्स भी काफ़ी कंसीड कर रहे हैं, आखिर में क्रूशल स्टेजेस पे वो रन्स कंसीड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर मोहम्मद अमर फिट हैं और अवेलेबल तो मेरे ख्याल वो हैं ही, तो उनको डेफिनेटली आज का मैच खिलाया जाना चाहिए। आज़म खान की जगह उस्मान खान को मौका मिलना चाहिए, और दोनों मैचेस में मौका मिलना चाहिए। इसी तरह शादाब खान की जगह इब्रार अहमद को दोनों मैचेस में आजमाया जाए तो मेरे ख्याल है ये बेहतर कॉम्बिनेशन होगा। और पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पेरेटिव है कि वो अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव करके बैटिंग में 160-70 का सोचने के बजाय अगर पहले बैटिंग आती है पाकिस्तान की तो 200-220 का सोचे, तो तब ही जाके पाकिस्तान कुछ रिस्पेक्टेबल स्कोर हासिल कर सकेगा। और आयरलैंड को अपने होम ग्राउंड पे हल्के में न ले, क्योंकि आयरलैंड ने ये साबित किया है कि ऑन एंड ऑफ वो अच्छी टीम है और अपने होम ग्राउंड्स पे बेहतर परफॉर्म करती है। आयरलैंड ने 2011 का वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हरा के सरप्राइज़ किया था, और उसके अलावा भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल पहले मैच में काफ़ी कॉम्प्लेसेंट रहा है इस चीज़ को लेकर कि शायद आयरलैंड पाकिस्तान के लिए तगड़ने वाला साबित होगा, लेकिन आयरलैंड ने पाकिस्तान को जिस तरह दिन में तारे दिखाए हैं, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो पाकिस्तान को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इस टीम को हल्के में नहीं लेने का। तो आज के मैच में पाकिस्तान को पूरी इंटेंसिटी के साथ जाना पड़ेगा, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग और डिसिप्लिन फील्डिंग करनी पड़ेगी। और कप्तानी के थोड़ी सी बात कर लें कि समझ में ये नहीं आती कि बाबर आजम क्या रटे रटाए प्लान्स लेके आते हैं और उन्हीं पे वो चलते रहते हैं। किसी मैच में तो वो साइम अयूब और इफ्तिखार अहमद दोनों से बॉलिंग करवा रहे होते हैं, और किसी मैच में वो अंधाधुन शादाब खान से 4 ओवर्स ऐसे करवाते हैं जिस तरह कोई आसमान से सहीफा उतरा होता है कि जी शादाब खान को हर हाल में 4 ओवर्स करानी ही करानी है, चाहे वो 50 रन कंसीड कर रहा है, चाहे वो टीम की शिकस्त का बाइस बन रहा है। लेकिन इफ्तिखार अहमद से बॉल नहीं करवाना तो नहीं करवाना, या फिर साइम अयूब को नहीं आजमाना तो नहीं आजमाना। आई मीन टू से कि प्लान बी सी तो डी तो दूर की बात, क्यों प्लान ए भी प्रॉपर हमारे कप्तान के पास नज़र नहीं आता। अगर शादाब खान एज ए ऑलराउंडर खेल रहा है, उसको बैटिंग भी मिल रही है, प्रॉपर बॉलिंग भी मिल रही है, तो इफ्तिखार अहमद भी तो भाई एज ए ऑलराउंडर ही आप खिला रहे हैं ना, उसको क्यों हर मैच में आप ओवर्स नहीं करा रहे। अगर किसी मैच में वो पिटाई उसको हो रही है तो
ज़रूरी नहीं है कि उसको 4 ओवर्स करवाए जाएँ, उसको 3 या 2 ओवर्स करवाए जा सकते हैं। कप्तान को ये देखना होता है कि उसके जो 5 बॉलर्स हैं उसमें हर मैच में पाँचों के पाँचों अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, किसी 1 या 2 बॉलर्स का ऑफ डे होगा और वो जो ना रन्स देंगे, मार खाएंगे ही खाएंगे। इस सूरत हाल में ही आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप छठा या सातवां बॉलर यूज़ करें। और जिस तरह साइम अयूब ने PSL में भी काफ़ी रीजनेबल बॉलिंग की थी, इसी तरह इफ्तिखार अहमद की तो मैंने बात कर ली। तो पाकिस्तान के पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस थे, लेकिन क्या मजबूरी थी कि आपने 5 बॉलिंग ऑप्शंस ही आजमाए और फिर जो बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन देखने के आखिरी ओवर आपके सीनियर मोस्ट बॉलर को जो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है उसको मिलना चाहिए था, लेकिन मिस कैलकुलेशन हुई। बीच में इफ्तिखार के ओवर नहीं करवाए गए, ना साइम अयूब के ओवर करवाए गए। शादाब खान ने 54 रन की पिटाई बर्दाश्त की, फिर भी उसके 4 ओवर्स पूरे करवाए गए और शाहीन अफरीदी का 19वां ओवर देकर उसके ओवर्स ख़त्म कर दिए गए। तो आखिर में अब्बास अफरीदी को ओवर करना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि अब्बास अफरीदी की जगह शाहीन होता तो लाजमी ही 11 रन का दिफा कर लेता, उसको भी 11 रन पड़ सकते थे, क्योंकि आजकल की T20 क्रिकेट में 11 रन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने काम भी नहीं। अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं और अच्छे एरियाज में बॉल करते हैं, एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हैं अपना, और जिस तरह का शाहीन अफरीदी टैलेंटेड बॉलर है तो हु नोज़ के वो इस टोटल को 11 रन का दिफा कर सकता। तो बहुत ज़रूरी है कप्तान के लिए कैलकुलेशंस ओवर्स की कि किस तरह से आपने अपने वीकर बॉलर्स को बचाना है, या उस वक्त जब बैट्समैन इतना डोमिनेट नहीं कर रही है, उनके 1-2 विकेट्स गिर गई तो आपको उस वक्त चेंज करके आपको उन लेसर बॉलर्स को लाना होता है, 1-2 ओवर उनसे करवाने होते हैं, ताकि आपके आखिर में जो प्रीमियर बॉलर हैं उनके ओवर बच सकें। इस तरह इस मैच में गलती की शाहीन अफरीदी को 18वां 20वां ओवर कराना चाहिए था, और अब्बास अफरीदी को उससे पहले कहीं यूटिलाइज कर लेते और बीच में 1-2 ओवर इफ्तिखार के करवाए जाते तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। तो कैप्टनसी में बहुत ज़्यादा लैप्सेस हैं और बहुत ज़्यादा बाबर आजम को लर्न करने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप एक लगाबदर स्क्रिप्ट बाहर से लेके आए उस पर चलते रहें कि आज मैंने जी 5 बॉलर इस्तेमाल करने हैं और 5 ही करने हैं, जो मर्जी हो जाए, टीम हारे जीते भाड़ में जाए, जो मर्जी हो। हमने शादाब खान से 4 ओवर करवाने हैं तो हर सूरत करवाने हैं, हमने इफ्तिखार को बॉलिंग नहीं देनी तो नहीं देनी, ठीक है। हमने बैटिंग का ऑर्डर एक ही रखना, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालांकि ये सोच के जाना चाहिए कि पावर प्ले में अगर साइम अयूब और रिजवान बैटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिजवान एक थोड़ा एंकर का रोल अदा करता है, साइम अयूब अटैकिंग बैट्समैन है। अगर साइम अयूब आउट होता है तो बाबर आजम को नंबर 3 पे खेलने नहीं आने चाहिए, वहाँ पे फ़खर जमान या आजम खान या किसी और ऐसे बैट्समैन को भेजना चाहिए जो कि अटैकिंग प्लेयर है और पावर प्ले का फ़ायदा उठा सके। इसी तरह अगर बाबर आजम पावर प्ले में आउट होते हैं, ये ओपनर हैं, या फिर रिजवान आउट होते हैं, तो फिर साइम अयूब के साथ अगर रिजवान आए हैं तो रिजवान आउट होता है तो फिर ऑब्वियसली बाबर आजम को आना चाहिए ताकि एक एंड से वो एंकर कर सकें, ठीक है। तो ये लगा बदल स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए। T20 क्रिकेट में फ्लोटर्स चलते हैं, जिस तरह माजी में हमने देखा कि कई दफ़ा नंबर 4 पे शादाब खान या नंबर 5 पे नवाज को भी प्रमोट किया गया, तो और उन्होंने ठीक ठाक बैटिंग करके पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाया, मैचेज जितवाए भी कुछ। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कप्तान के दिमाग में, और बॉलिंग भी इसी तरह की चेंजेस होनी चाहिए, बैटिंग में भी। तो बहरहाल रहमतुल्लाह होपफुली पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट भी और कप्तान भी अपनी गलतियों से सीखेंगे और आज के मैच में ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, जो कि पिछले मैच में कहीं भी नज़र नहीं आई, टीम बिखरी बिखरी नज़र आई। फील्डिंग में आप देख रहे कि लड़के जान नहीं मार रहे थे, जहाँ 1 रन बनना चाहिए था वहाँ वो 2 रन बनवा रहे थे, और कुछ बाउंड्रीज ईजी बाउंड्रीज कंसीड की, और लग नहीं रहा था कि टीम जान मार के खेल रही है। बड़ी कॉम्प्लेसेंट नज़र आई टीम, और कोई यूनिटी नज़र नहीं आई पाकिस्तान को। अगर वर्ल्ड कप जीतना है और आगे जाना है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आयरलैंड के खिलाफ बाकी 2 मैचेस और इंग्लैंड के खिलाफ अगले 4 मैचेस एक तो बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ खेलने हैं, वो कॉम्बिनेशन सोच के जो ये चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में इन 11 को खिलाना है। और दूसरी बात, पूरी इंटेंसिटी के साथ और पूरे इनामात के साथ, पूरी तवज्जो के साथ खेलें और पूरी कोशिश करें कि इन मैचेस को वर्ल्ड कप की बेहतर तैयारी इन मैचेस से हो सके। और तैयारी का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप मैचेस हारते रहेंगे तो तैयारी होगी, आपके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीतेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और प्लेयर्स वही कॉन्फिडेंस लेकर वर्ल्ड कप में जाएंगे। अगर आप मैचेस हारते रहेंगे और
लेम एक्सक्यूजेस ये देते रहेंगे कि जी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मैच इससे ठीक है, हम हार गए, कंडीशन ऐसी थी वैसी थी, ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट में लेम एक्सक्यूजेस नहीं चलते कि जी इंग्लैंड की कंडीशन ऐसी हैं, गेम स्विंग और स्टीम होता है, ये होता है, वो होता है, मैं तो भी ओपनर हूँ, मैं नंबर 4 पे नहीं खेल सकता, या मैं नंबर 4-5 का बैट्समैन हूँ, मुझे क्यों ओपनर बना के कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल क्रिकेट में जब आपने जो 11 या 15 या 18 प्लेयर्स जो सिलेक्ट किए ना, वो आपने इसलिए किए कि आपको लगता है कि वो अच्छे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हैं। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हैं, तो चाहे वो बॉलर्स हों या चाहे वो बैटर्स हों, उनको हर पोजीशन पे बॉलिंग और बैटिंग करनी आनी चाहिए। नए बॉलर है तो उसको नए बॉल से भी अच्छा बॉल करने आनी चाहिए, और डेथ बॉलिंग करने में भी वो माहिर होना चाहिए। और इसी तरह अगर बैटर है तो वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मैं ओपनर हूँ जी बाई ट्रेड, तो इसलिए मैं नंबर 4 या 3 पे नहीं खेल सकता, या खेलूंगा तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इनसिक्योरिटी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कप्तान और टीम मैनेजमेंट को भी जिस प्लेयर को जिस नंबर पे बेहतर समझते हैं वो खिलाएं, लेकिन उनको एतमाद दें कि आप परफॉर्म करें और खुल के खेलें, आपको ड्रॉप नहीं किया जाएगा, आप हमारे टीम के अहम रुकन है और आपको पूरा मौका मिलेगा। इससे प्लेयर्स में एतमाद भी आएगा, इनसिक्योरिटी भी नहीं रहेगी उनको, और वो ज़्यादा दिलजमी और हौसले के साथ खेलेंगे, और जब हौसले से खेलेंगे तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, और इसी तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप डर डर के खेलेंगे पावर प्ले में, जहाँ बाकी टीमें 70-80 रन कर रही हैं, वहाँ आप मुश्किल 50 रन कर रहे हैं, 45 कर रहे हैं, कभी 55 कर रहे हैं, जो कि वेल बिलो पा रहा है। और इसके बाद जब डॉट बॉल्स की बात करते हैं तो आप देखें कि पिछले मैच में 54 से 55 डॉट बॉलें खेलेंगे, यानी कि 9 ओवर्स अगर एक टीम 20 में से डॉट खेल रही है, तो फिर उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो एक मैच विनिंग टोटल स्कोर बोर्ड पे सजाएगी। अब देखें कि अगर 54 बॉल्स डॉट बिलफर्स खेली है पाकिस्तान ने, अगर उनमें से 20 बॉल्स पे ही, कि मैं पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को लेकर बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो कम से कम 30-35 बॉल्स पे रन होने चाहिए थे। इनमें से अगर पाकिस्तान की भी बात कर लें तो 20 बॉल्स पे 20 रन ये नहीं किए होते 54 बॉलों में से, तो फिर भी आपके 202 स्कोर होता है और आप बहुत आसानी से आयरलैंड को हरा चुके होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा देखने की बात देखने की ज़रूरत है। और बैट्समैनों को अमूमन ये देखने में आता है कि एक ओवर में 1-2 बॉल्स पे पहले 1-2 बॉल पे चौके छक्के लगा के 10 से 12 रन बना लेते हैं, उसके बाद 2-3 फिर डॉट बॉल खेल लेते हैं। ये उनको मेक श्योर करना पड़ेगा बल्लेबाजों को कि अगर उनका अच्छा ओवर लग रहा है, पहले 1-2 बॉल्स में उनको बाउंड्रीज मिल रही हैं, तो उसके बाद वो उस ओवर को प्रोडक्टिव बनाए, 20, 22, 25 रन का ओवर बनाए, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो शादाब खान के खिलाफ आयरलैंड के बॉलर्स ने किया। ठीक है, तो इस तरह जब तक हम ये छोटी छोटी चीज़ों को कवर अप नहीं करेंगे, पावर प्ले में बेहतर स्टार्ट नहीं लेंगे, और मिडिल ओवर 7 से लेकर 15 ओवर तक जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए रहा है हमेशा से, कि स्ट्राइक रेट की जो प्रॉब्लम है वहाँ हम एक्सेलरेट नहीं कर पाते, तो वो जब तक नहीं करेंगे तो हम बेहतर नहीं हो सकेंगे। इसी तरह प्लेयर्स को अपनी गेम में इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। सिर्फ आप रवायती शॉट से आपकी बात नहीं बन सकती, आपको रिवर्स स्वीप, रिवर्स फ्लिक, स्कूप वगैरह इस तरह की जितने भी शॉट्स हैं जो कि आमतौर पे एरी फेरी शॉट्स कही जाती हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में इन शॉट्स का बड़ा मार्जिन है। जब तक हम इन स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, हम अच्छे बल्लेबाज, हम T20 में हमारे बल्लेबाज अच्छी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दे सकेंगे जिस तरह से दूसरी टीमें दे रही हैं। इसी तरह बॉलिंग में जब तक हम इनोवेशन नहीं लाएंगे, यॉर्कर्स, स्लो बॉल अच्छे डेवलप नहीं करेंगे और इनका अच्छा एग्जीक्यूशन उनकी नहीं करेंगे, तब तक हमारे बॉलर इसी तरह से पिटते रहेंगे, इसी तरह से 200 प्लस रन खाते भी रहेंगे, और जब डिफेंड करने की बारी आएगी तो हमसे डिफेंड भी नहीं होंगे। तो मज़ीद इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे इस दूसरे मैच के बाद। होपफुली पाकिस्तान आज अच्छा परफॉर्म करे और सीरीज़ में पहले तो कम बैक करे, जीतने तो बात की बात, अगले मैच में फिर लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो इंशाल्लाह उस पर बात तब करेंगे जब ये दूसरे मैच होने के बाद इंशाल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, जो चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।